हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार हिंदी की चाशनी कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। अलंकार का वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अर्थालंकार के 2 भेदों को पढ़ लिया था, जो सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में रखा गया है। 2 भेद उसके पढ़ने अभी बाकी हैं, जो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि वह जो 2 अलंकार हमने उस वीडियो में पढ़े थे वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो चलिए, जो बाकी के जो 2 बचे हैं उसके बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। जो बचे हुए हैं वो अतिशयोक्ति अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। तो आज हम अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में और मानवीयकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, अलंकारों के रिवीजन में हम अर्थालंकार के अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार का रिवीजन प्रारंभ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है? तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अतिशयोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है। अति, अतिशय, उक्ति, अत्यधिक उक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसी बात कह देना। तो अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया जाए कि उसकी कोई सीमा ना हो, कपोल गप कथाएं बता दी जाए, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार स्वाभाविक रूप से आ जाता है। तो हम आज अतिशयोक्ति के बारे में उसकी परिभाषा को जान लेंगे और उसके 4-5 उदाहरण को पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम अतिशयोक्ति के बारे में जान लेते हैं कि अतिशयोक्ति की परिभाषा क्या होती है, उसमें किन किन चीज़ों का वर्णन होता है और उनका उदाहरण कौन कौन से हैं। चलिए लिख लेते हैं। जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा की मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, कि सामान्य लोक सीमा का लोक सीमा की मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है।
अतिशयोक्त अलंकार के बारे में एक बार पुनः इसकी परिभाषा को हम देख लेंगे कि जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा की मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। एक प्रकार से यह कहा जाए कि जैसे लोग कहते हैं कि वह इतना बहसता है, वह इतना बहस छोड़ता है, वह इतना गप्प बोलता है, तो इन्हीं गप्प बोलने को साहित्य में हम अतिशयोक्ति कहते हैं कि इतना गप्प बोल देते हैं, इतना उसको क्या कहा जाए कि इतना वो अतिशय बोल देते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं रहती, जिसमें कोई सत्यता नहीं रहती है, केवल उसका इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया जाता है बिना देखे और बिना समझे। तो ऐसे ही साहित्य में इसको अलंकार की श्रेणी में रखा गया है, अतिशयोक्त अलंकार इसको कहा गया है। तो इसका हम उदाहरण देख लेंगे। कहने का मतलब कोई ऐसी बात कह दी जाए कि जिसकी कोई सीमा ना हो, ये अतिशयोक्त के अंतर्गत आता है। इसका उदाहरण हम देखेंगे। अतिशयोक्ति का उदाहरण देख लेंगे। एक अतिशयोक्त का वर्णन है, एक भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन का वर्णन एक कविता की पंक्तियों में किया गया है। उसमें इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब सुदामा से मिलते हैं, सुदामा जब मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, तो भगवान जब उनसे मिलते हैं तो उनकी दशा को देखकर वो इतने दुखी हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। तो उसी बात को कवि ने अपनी काव्य पंक्तियों में अतिशयोक्ति का प्रयोग करते हुए इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया है कि अर्थों के द्वारा वह पंक्ति अत्यधिक ही सुंदर प्रतीत होने लगती है। वो पंक्ति थी कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए, पानी पराते से हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी पराते से हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पे कवि कहता है कि सुदामा की दीन दशा को देख के जो करुणानिधि हैं, वो इतना करुण होके वो रोते हैं, और उनके रोने से ही जो जब कोई अतिथि जाता है किसी के यहाँ, तो लोग उसके सत्कार में उसका पैर इत्यादि धोते हैं। तो भगवान भी, सुदामा उनके मित्र थे, उनके चरणों को धोने के लिए, अतिथि सत्कार करने के लिए वो एक परात होती थी, वो चलती है, गांव में चलती है। उसमें क्या होता था, लोगों को पैर वो धोया जाता था, धोने के बाद उनका आतिथ्य सत्कार किया जाता था। वो गांव में आज ये परंपरा आज भी है। तो वो परात और पानी धरा का धरा रह गया। उनकी दशा को देखकर भगवान के आंखों से इतने आंसू बहते हैं, इतने आंसू बहते हैं कि उनके आंसुओं से ही वो उनके सुदामा के पैर धुल जाते हैं। इस बात को इस पंक्ति में कवि ने इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया है कि किसी की आंखों से इतना पानी नहीं निकल सकता कि उसकी आंखों के पानी से किसी का पैर धुल जाए। लेकिन यहाँ पे लोक मर्यादा का अतिक्रमण करते हुए इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया है कि यहाँ अतिशयोक्त अलंकार स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जा रहा है कि किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बता देना कि वो लोक मर्यादा की सीमा का अतिक्रमण कर जाए, तो वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। फिर एक बार देखिएगा। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात से हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो ये उदाहरण लिख लीजिएगा।
देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात से हाथ छुओ नैनन के जल सो पग धोयूं। ये कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई, पानी परात से हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी और परात को उन्होंने हाथ से छुआ नहीं, फिर भी उनकी आँखों से बहने वाले आंसू से सुदामा के चरण जो है धुल गए। ऐसी अतिशय उक्ति की यहाँ कवि ने प्रस्तुति की है। इसीलिए यहाँ अतिशयोक्त अलंकार है कि किसी के आंसुओं से किसी के पैर नहीं धुल सकते, किसी की आंखों से इतना पानी नहीं निकल सकता कि उसकी पैर धुल जाए, या इतना पानी निकलना संभव नहीं है। ये लोक मर्यादा का अतिक्रमण का वर्णन यहाँ हुआ है। जो अतिक्रमण किया गया लोक मर्यादा का, कि किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के बता दिया गया है ताकि लोगों को वहाँ चारुता उत्पन्न हो जाए उन पंक्तियों में कि भगवान ऐसे रो दिए तो सुदामा के पैर धुल गए। तो अगला एक उदाहरण देख लीजिएगा इसी का, इसको एक बार दो बार याद कर लीजिएगा। बड़ा अच्छा पद है और गाने में भी अच्छा लगता है। हालांकि मेरा गला इतना अच्छा नहीं है कि इसको अच्छा से गा सकूं, फिलहाल वैसे थोड़ा मोड़ा प्रयास कर देता हूं, देखिएगा। एक और इसका उदाहरण है अतिशयोक्त का कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। देखिएगा दूसरा उदाहरण देख लीजिएगा। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर गए निशाचर भाग। चलिए भाग यहाँ लिख देता हूँ। ये देखिए, ये कहते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पे आग लगी ही नहीं और लंका जल गई। इतना अत्यधिक वर्णन कर दिया गया, इतना अतिशयोक्ति का प्रयोग कर दिया गया कि आग लगी ही नहीं और लंका जल गई। बाण छूटा ही नहीं कि रावण मर गया। जब तक बाण छूटेगा नहीं धनुष से और वो रावण तक पहुँचेगा नहीं तो रावण कैसे मरेगा। लेकिन इतना लोक मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया गया कि बाण छूटा ही नहीं कि रावण मर गया। हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं कि लंका पूरी जल गई और जितने निशाचर थे वो सब भाग गए। तो ये अतिशयोक्ति का उदाहरण है कि जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर दिया जाए वहाँ पर और लोक
सीमा की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उल्लंघन करने का मतलब जब आग लगेगी तभी जलने की क्रिया होगी, जब तक आग लगेगी नहीं तब तक जलने की क्रिया हो ही नहीं सकती। जब तक बाण धनुष से छूटेगा नहीं तब तक वो अपने लक्ष्य को भेद ही नहीं सकता है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बाण छूटा ही नहीं कि वो उसका वध हो गया। हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं कि लंका पूरी की पूरी जल गई। ये अतिशयोक्ति का उदाहरण है। आगे देखिए एक और उदाहरण है। एक महाराणा प्रताप के बारे में एक उक्ति है। कहा गया है कि महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध कर रहे थे, उस समय लड़ते 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 एक समय ऐसा आया कि वो सोच रहे थे कि हम कैसे इस पार से उस पार जाएं। सामने उनके एक नाला आ गया था या एक नदी आ गई थी, ऐसा उसमें वर्णन आया हुआ है इतिहास में कि और जो राणा प्रताप का घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, वह बहुत ही बहादुर था और समझदार जानवर था। तो उसके बारे में इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कही गई हैं। तो कवि ने वहाँ कह दिया है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस पंक्ति में क्या कहा गया कि आगे नदियाँ बड़ी अपार, बहुत बड़ी नदी थी, इसको पार करना संभव था, या राणा प्रताप सोच रहे थे कि इस नदी को कैसे पार किया जाए। घोड़ा कैसे उतरे पार, महाराणा प्रताप सोच रहे थे इस घोड़े को कैसे नदी के उस पार कराया जाए, कैसे उस पार जाएगा। राणा अपने मन में इतना ही सोच रहे थे कि तब तक घोड़ा उस पार था। ऐसा अतिशयोक्ति वर्णन इस पंक्ति में कवि के द्वारा किया गया है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार, या तब तक चेतक था उस पार। देख लीजिएगा। आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें इतनी अतिशयोक्ति का वर्णन किया गया है कि जब तक महाराणा प्रताप सोच रहे हैं तब तक घोड़ा जो है उस नदी के पार चला गया। इतना अतिशयोक्ति का वर्णन किया गया है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो अतिशयोक्ति का ये उदाहरण, इसके बाद हम पढ़ लेंगे
मानवीकरण अलंकार का उदाहरण देख लेंगे, उसकी परिभाषा देख लेंगे। चलिए हम मानवीकरण अलंकार की परिभाषा और उदाहरण को देखते हैं और उसको जान लेते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी के दृष्टि से उसका रिवीजन कर लेते हैं। ये रिवीजन अलंकारों का रिवीजन ये अलंकारों का रिवीजन का एक मान लीजिए सीरीज ही चल रहा है कि अलंकार पे ही रिवीजन का वीडियो बन रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है कि जहाँ पर जड़ या अचेतन पदार्थों और प्रकृति के जो अंग हैं, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर इत्यादि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, उसे हम मानवीयकरण अलंकार कहते हैं। एक बार पुनः कि जब जड़ माने होता है जो अचेतन हो, जिसमें चेतना ना हो, और प्रकृति के अंग जो हैं, प्रकृति के अंग नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर आदि, इन सब पर या जड़ हो जो निर्जीव हो या प्रकृति के जो ये अंग हैं जो जिनके नाम मैं बता रहा हूँ, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात इनको मानव के जैसा कार्य करते हुए बतलाया जाता है, मानव के जैसे क्रियाओं को करते हुए दिखाया जाता है, तो वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है। इसकी परिभाषा हम लिख देंगे कि जब जड़ माने अचेतन जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग और प्रकृति के अंग, जैसे प्रकृति के अंग क्या क्या हैं, नदी है, पर्वत है, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी, आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है। तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तब वहाँ
तब वह मानवीय करण अलंकार होता है। कहा कि मानवीकरण अलंकार के बारे में बताया कि जब जड़ या चेतन पदार्थों और प्रकृति के अंग, नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है। अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है। तो वह मानवीय करण अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम देख लेंगे। परिभाषा से आप लोग समझ गए होंगे कि मानवीय अलंकार, मानवीकरण अलंकार होता कहाँ है। अब इसका एक एक हम उदाहरण देख लेंगे जिससे मानवीकरण अलंकार स्पष्ट हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसका पहला उदाहरण है, फूल हंसे कलियां मुस्काएं। एक हम ले लेंगे पंक्ति, फूल हंसे कलियां मुस्काएं। फूल प्रकृति का अंग है, कलियां प्रकृति का अंग है। इसमें बताया कि जब जड़ या चेतन पदार्थों और प्रकृति के अंगों जैसे नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप करके उनका प्रयोग किया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार दिखाया जाता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो इन पंक्तियों में देखिए, फूल के ऊपर हंसना क्रिया जो है वो आरोपित किया गया है, कलियों के ऊपर मुस्कुराने की क्रिया आरोपित की गई है, जो कि ये प्रकृति के अंगों के ऊपर ये नहीं है। ये सब क्रियाएं मानव की क्रियाएं हैं। हंसना और मुस्कुराना ये सब मानव की क्रियाएं हैं। ये जो है प्रकृति के अंगों के ऊपर आरोपित की गई हैं, इसीलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। जब प्रकृति के ऊपर मानव जैसी क्रियाओं का आरोप किया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। आगे दूसरा उदाहरण देखिएगा, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली। बीच में अलसी हठीली, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली,
देह की पतली, कमर की है लचीली। यहाँ पे ये अलसी जो है एक प्रकार का पौधा है जो खेत में उगाया जाता है।